नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली जैसे महंगे शहर में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ महीनों काम करते रहें और 3-3 महीने से वेतन ना मिले? यह संभव हो सकता है अगर हर चौराहा अमृत लोटा नाम से एक योजना लॉन्च कर दी जाए। तो अमृत काल में लोग नजदीक के चौराहे पर रखे अमृत लोटे से एक बूंद अमृत पी लेंगे और अमर हो जाएंगे। फिर पूर्वी एमसीडी के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ को वेतन और भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल से अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों के वेतन के लिए हड़ताल की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन यह कहानी खत्म ही नहीं हो रही। क्या इसलिए कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला मरीज गरीब और साधारण परिवारों का होता है? हड़ताल पर गए डॉक्टरों से उन पर क्या बीतती है, इसकी परवाह किसी को नहीं। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्वामी दयानंद अस्पताल है। दिल्ली नगर निगम के तहत यह अस्पताल चलता है। इस अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर अपने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि सितंबर और अक्टूबर का भी वेतन नहीं मिला, जिसके लिए 15 जनवरी को हड़ताल करनी पड़ी, तब जाकर वेतन मिला। लेकिन अब भी नवंबर से लेकर जनवरी तक का वेतन नहीं आया। दयानंद अस्पताल में 120 सीनियर डॉक्टर हैं, 150 जूनियर स्टाफ हैं, 200 नर्सिंग स्टाफ हैं, तृतीय श्रेणी के 150 कर्मचारी हैं। ये सभी वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। अस्पताल प्रशासन ने इन सभी को नोटिस जारी किया है कि हड़ताल समाप्त कर 4 फरवरी की सुबह 9 बजे तक अगर काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह नई बहाली की जाएगी। हमें डॉक्टरों से जो सर्कुलर मिला है उसके ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव लिखा है। अमृत महोत्सव में डॉक्टर 5-5 महीने बिना वेतन के काम करेंगे और हड़ताल पर जाएंगे तो उन्हें बर्खास्त करने का नोटिस थमा दिया जाएगा। कम से कम इस काम के लिए तो अमृत महोत्सव वाले लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नीचे विश वाला समाचार है, ऊपर अमृत लिखा है। अगर ये 4 फरवरी तक काम पर नहीं लौटेंगे तो सर्कुलर के अनुसार प्रशासन इनकी जगह नए डॉक्टरों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी 200 डॉक्टरों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इसकी जगह 270 डॉक्टर रखे जाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। सीनियर डॉक्टर यूपीएससी से नियुक्त होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी से चुने जाते हैं, जूनियर डॉक्टर 1 साल और सीनियर रेजिडेंट 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। 89 और 44 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, जिनका समय समय पर सेवा विस्तार किया जाता रहता है। अगर ये हाल होगा तो सरकारी अस्पतालों में कौन सेवा देने जाएगा और तब आम गरीब लोगों के इलाज का क्या होगा? हमने एक तारीख से 1 फरवरी 2022 से कंप्लीट शटडाउन का डिसीजन लिया था। हम सभी एसोसिएशन से मीटिंग के बाद सीनियर डॉक्टर्स, हम जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और ओएलसी क्लास वर्कर, जिसमें हमने रूटीन सर्विसेज से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज बंद किया। 1 तारीख को हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो तनख्वाह देंगे, लेकिन 2 महीने की तनख्वाह मिलेगी, जो आपको 1 मार्च में मिलेगी और 1 अप्रैल में मिलेगी, और जो ड्यूज़ है वो आपके अप्रैल के बाद वो डिस्कस करेंगे कैसे करना है। आप हमसे बात कीजिए ना, आप हमें धमका क्यों रहे हैं? आप डेली कोई ना कोई नोटिस निकाल देते हैं जिससे हमें आप डराना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं। यह स्ट्राइक किसी नए डिमांड के लिए नहीं है, यह स्ट्राइक ड्यूज की रिगार्डिंग है। पिछले 4 महीने से हमारे सैलरीज ड्यूज थी, वो रेगुलर तरीके पर नहीं आ रही थी, तो हमने आवाज उठाई। और इसके पहले जब हमने बात की थी तो प्रशासन की तरफ से हमें एक आश्वासन मिला था और वो आश्वासन प्रशासन पूरा नहीं कर पाया। हमने जब कभी भी मांग की तो उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला हमने उसका पूरा सम्मान किया और उसका पालन किया। लेकिन बार बार जब हमारी सब्र का बांध टूट गया और हमारी समस्याएं ने विकराल रूप ले लिया तो मजबूरन तौर पे हमें स्ट्राइक पर जाने का कदम उठाना पड़ा। क्या कोई वजह इतनी भी वाजिब हो सकती है कि डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी ना दी जाए? नर्सिंग स्टाफ की सैलरी तो डॉक्टर से भी कम होती है, उनका घर कैसे चलता होगा? यह एक अस्पताल का मामला नहीं है। पूर्वी दिल्ली में ही वीर सावरकर एमसीडी अस्पताल है। यहां भी 600 स्टाफ को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। स्वामी दयानंद और वीर सावरकर के नाम पर अस्पताल और पार्क बनाते समय कितना ढिंढोरा पीटा जाता है, इनके गुण गाए जाने लगते हैं, मगर यहां काम करने वाले डॉक्टरों को महीनों तनख्वाह नहीं दी जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को इतने दिनों से सैलरी नहीं दी जा रही है।
कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम से यहां तक कह दिया कि अगर आप अपने संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते तो अपनी दुकान बंद कर दीजिए। प्राइवेट सेक्टर होता तो ऐसी हालत में बंद हो जाता। डॉक्टर को ही नहीं, मनरेगा के मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल रही है। राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि मनरेगा के मजदूरों का 3,358 करोड़ रुपया बाकी है। यह छोटी राशि तो नहीं है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रितास ने इस बारे में सवाल पूछा कि किस किस राज्य में कितनी मजदूरी बाकी है। तब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि 27 जनवरी 2022 तक 3,358 करोड़ रुपया बाकी है। यूपी के मजदूरों का 597 करोड़ रुपया बाकी है, जिन्हें मनरेगा के तहत जिन्होंने काम किया है। इसी तरह राजस्थान के मजदूरों का 555 करोड़ रुपया बाकी है। पश्चिम बंगाल के मजदूरों का 752 करोड़ और झारखंड के मजदूरों का 379 करोड़ बाकी है। यह तो पैसे का हिसाब है। हम नहीं जानते कितने लाख मजदूरों की मजदूरी कितने दिनों से बाकी है। चुनाव के समय खाते में पैसा तुरंत भेज दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उनके खाते में पैसा जाने में इतनी देरी क्यों होती है? क्या आपने सुना है कि सांसदों और विधायकों को वेतन नहीं मिला? 1 महीने की देरी हो गई। तो फिर मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले मजदूरों की मजदूरी समय पर क्यों नहीं दी गई? मनरेगा में काम करता हूँ, कभी कभी लड़ना झगड़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल से 100 दिन का काम ले पाता हूँ। 100 दिन का काम तो चलो मिल जाता है, लेकिन क्या होती है उसमें जो है समय से मजदूरी नहीं मिल पाती है। 2-2, 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है तब कहीं मिलता है। जब हम लोग ब्लॉक पर जानकारी करी थे या जिला पर जानकारी करी थे तो कहीं है कि नरेगा में है बजट कम है। सरकार बजट ऐसा बनाए रहा कि बजट खत्म हो गया है। जब कबू बजट बनी तब मनरेगा भुगतान हुई। 5 साल तेरे नरेगा के रत्ता मतलब बुरा हाल हुई हुआ है कि कुछ कहा ना जाए सकर। ना तो कबू समय तेरे पेमेंट हुई पावत है और ना तो जो है पूरा काम मिल पावत है। हमारे नरेगा चल रही है यहाँ पे तो 2 महीने हो गया, हमारा सीटा नहीं आ रहा बराबर। हम काम भी कर रहे हैं, हमारे सीटा नहीं आएगा, हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो हम खिलाएंगे क्या बच्चों को? तो खिलाएंगे क्या तो फिर मैं आगे क्या काम करूँगी? तो मेरे इधर क्या शहर भी नहीं है, कुछ है नहीं है, तो मैं फिर कहाँ जाऊँ? मजदूरी करके मैं खिलाऊंगा टाबरों को। तो मेरा पेमेंट तो टाइम पर भुगाओ सर, नहीं भुगाओ तो मैं क्या खिलाऊंगी टाबर को? मनरेगा एक्ट में है कि काम करने के 15 दिन के भीतर मजदूरी देनी है। देरी होने पर मुआवजा देना है। सरकार वो भी कभी ठीक से नहीं देती होगी। क्या मजदूर के पास इतना पैसा होता है कि काम करने के बाद पैसे के लिए वो 1.5 महीने तक इंतजार करे? इस बार के बजट में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ कर दिया गया। तर्क दिया जा रहा है कि मांग कम है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल काम की मांग बढ़ती है, जिसके कारण सरकार को संशोधित बजट में पैसा बढ़ाना पड़ता है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि महामारी पूर्व के समय से काम की मांग इस वक्त ज्यादा है, तब तो ज्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए था। सरकार ने बजट में नरेगा के लिए 73,000 करोड़ की घोषणा की। 2 साल से कोरोना का काल चल रहा है, मजदूरों में हाइतराई मची है, पैसा नहीं मिल रहा है, रोज़गार जो है वो छीना जा रहा है, लोग गांव में लौटे हैं। 45% डिमांड बढ़ा 2020-21 में और सरकार ने वहाँ और 40,000 करोड़ की व्यवस्था करते हुए 1,10,000 करोड़ की व्यवस्था नरेगा का किया 20-21 में, और उसमें भी 17,000 करोड़ के पेमेंट बकाया रह गए उस साल के अंत में। और उसके बाद सरकार ने पिछले साल 73,000 करोड़ की व्यवस्था की और इस साल भी 73,000 करोड़ की व्यवस्था की। इसका साफ मतलब है कि नरेगा के पैसों को बिल्कुल ही नरेगा का गला घोंटा जा रहा है। और नरेगा का गला घोंटने का मतलब है कि वो 10-12 करोड़ परिवार जो नरेगा से अपनी जीवन यापन पूरा कोई अमीर नहीं बनता है, लेकिन जिंदा रहने जितना रोज़गार पाते हैं। और एकमात्र रोज़गार की गारंटी का कार्यक्रम जहां लोग आते हैं और 100 दिन के रोज़गार तक मांगते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ये आज की तारीख में पिछले साल उन्होंने 73,000 करोड़ किया। जब बहुत ज़्यादा लोग रोज़गार मांगने लगे तो 25,000 करोड़ दिया, और वो भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में दिया एक्स्ट्रा, तो 98,000 करोड़। लेकिन आज यदि आप जाएंगे नरेगा के वेबसाइट पर तो दिखता है कि 8.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस आज भी पेंडिंग है पेमेंट के लिए। उसका मतलब लोग भटक रहे हैं, काम कर चुके हैं, वो सबसे गरीब वर्ग काम कर चुका है और उनके पास पेमेंट नहीं है। सरकार ने कहा है ये बेकार है, आप यदि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दोगे ये बेकार है, और बेकार तो करा रही है, और सरकार को कानून के अनुसार उसमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए, वो भी नहीं दे रही है। सरकार ने एक योजना बनाई थी उन्नति। इसके तहत मनरेगा के 2 लाख मजदूरों को ट्रेनिंग देनी थी। 19 दिसंबर 2019 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्नति प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि ट्रेनिंग के बाद मनरेगा के मजदूरों को पक्का या बेहतर काम मिल सके। सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 में मनरेगा के मजदूरों को ट्रेनिंग देने से संबंधित कई हेडलाइन मिल जाएगी छपी हुई, ड्रीम सीक्वेंस में ले जाने वाली। सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी ने 31 दिसंबर 2021 की अपनी रिलीज में बताया है कि उन्नति के तहत 3 साल में देश भर के 2 लाख मजदूरों को 100 दिन की ट्रेनिंग दी जानी थी ताकि उनका कौशल बेहतर हो। लेकिन 2019-20, 20-21, 21-22 में मात्र 12,561 मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई। क्या सरकार को देश भर में 3 साल के भीतर 2 लाख मनरेगा के मजदूर नहीं मिले जिन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती थी? क्या आपको याद था कि उन्नति नाम की योजना लॉन्च हुई है? योजनाएं पूरी होने के लिए लॉन्च होती हैं या हेडलाइन और विज्ञापन के लिए? आप देख रहे हैं यही हाल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का है। हमने 7 दिसंबर 2021 के प्राइम टाइम के एक एपिसोड में दिखाया था कि यूपी के कई जिलों में जिला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मरीज एक जिले से दूसरे जिले में भागता रहता है और वहां भी डॉक्टर नहीं मिलता। YouTube पर यह एपिसोड मौजूद है, आप देख सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक भारत में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन जाने थे, लेकिन अभी तक बने हैं 76,663। यूपी में अभी तक 8,724 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। किस तरह से बने आगे दिखाएंगे। बुलंदशहर में 151। हमारे सहयोगी समीर अली ने बुलंदशहर के वेलनेस सेंटर और सरकारी उपचार केंद्रों का जायजा लिया। कहीं स्टाफ कम है तो कहीं डॉक्टर ही नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव-गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। इन केंद्रों पर किस तरह का काम हो रहा है ये देखने के लिए हम पहुंचे बुलंदशहर के ककोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पतली पतली गलियों से होते हुए कीचड़ और गोबर से पैदा हो रही बेइंतहा खुशबू से सराबोर आप इस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिसकी बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी। सेंटर के नाम का स्टिकर तो था, वैसा कुछ नहीं था जैसा प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे। यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। काउंसलर से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि यहाँ एक MBBS डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर का होना अनिवार्य है, लेकिन मरीजों को वही देख लेते हैं। यह सेंटर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। क्या करना है यहाँ? दवाई लेने के लिए आया हो जी। ले ली दवा कहाँ से? 1 रुपया गोली सो देंगे, एक बार उसमें आखिरी दवाई ना दी कि हमारे वैर से मिलेगी। यहाँ ना तो एम्बुलेंस है, आदमी मर जाए हैं, कुछ भी ना होता जी। गोली दे ना दे, जाओ जी चले जाओ, 2 बजे अस्पताल बंद हो जाए। अच्छा, क्या करें जी बताओ। तो ये तो कह रहे हैं कि हम लोग 40-50 पेशेंट देख रहे हैं, ये एक भी ना देख रहे। वैक्सीनेशन के साथ में OPD भी चली हुई है, लैब का भी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जो मतलब एक PSC पे जो सर्विस देने की होती है वो सब चीजें हम कवर कर रहे हैं। PSC सही चल रही है। हाँ, PSC हमारे पास में सुचारू रूप से चल रही है
बाहर है, हाँ लैब है, प्रयोगशाला है हमारे पास में, लैब असिस्टेंट भी है यहाँ पे, गायनी रूम है, गायनी है, डिलीवरी होती है। बट हमारे पास में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ डिलीवरी के लिए सारी सुविधाएं हैं, मशीन है, सब चीज़ें हैं, हाँ स्टाफ भी है, ठीक है। बट मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। ककोड़ के बाद हमारी टीम बुलंदशहर के वैर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहाँ की हालत ककोड़ के जैसी थी। कोई डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिला। अपने बच्चे को दिखाने आए एक शख्स से जब बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे को किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट ने दवा दी है। दवा किससे ली है? ये चेक जैसे ये सीखने वाला उससे लिए। डॉक्टर ने नहीं देखा? डॉक्टर ने क्या उन्होंने तो मैंने आके पूछा उस बच्ची बनवाई 1 रुपये की। किसकी दवा दी है? उस बच्ची की, छोटे से बच्चे की दवा दी है और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा? डॉक्टर ने नहीं देखा। पीएचसी और सीएचसी के बाद हमारे सहयोगी ने उप स्वास्थ्य केंद्र की तरफ रुख किया। हम पहुंचे बुलंदशहर तहसील के गांव ताजपुर। यहां के उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हालत में मिली। यह बिल्डिंग 30 साल पुरानी हो चुकी है। गांव के लोगों ने बताया कि जिस दिन से यह बिल्डिंग बनी है उस दिन से आज तक इसका निरीक्षण नहीं हुआ है। डॉक्टर भी नहीं आए। कागजों में उपकेंद्र खूब बढ़िया से चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस हालत में चल रहा है। अब हम पहुंचे बुलंदशहर तहसील के काजमपुर देवली। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो नजर आई, लेकिन अब खंडहर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 5 साल पहले उनके गांव काजमपुर देवली में इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी थी। तब भरोसा दिया गया था कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी गांव के इस अस्पताल में होगी, शहर नहीं जाना पड़ेगा। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का कैंपस है जहाँ की ये तस्वीरें हैं। क्योंकि ये उप स्वास्थ्य केंद्र जिस दिन से बना है उस दिन से ही खस्ता हालत में है, तो ग्रामीण यहाँ पर अपनी गाय भैंसे बांध लेते हैं। इस कैंपस में देख सकते हैं, जहाँ तक आप दिखाई देंगे आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। कब बिल्डिंग बनी थी? ये 8 साल हो गए जी। कोई नहीं आया 8 साल में? कोई नहीं आया जी। अच्छा, तो कागजों में तो चालू है? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं का कुछ काम नहीं हो रहा जी। यहाँ पर कोई नहीं आता है। अच्छा, हाँ, यहाँ की संस्था यानी ना वहाँ बराल भेज दी है। अच्छा, बराल जाना पड़ता है? बराल जाना पड़ता है। बराल यहाँ तो 6-7 किलोमीटर है। गांव की बहन बेटियों की डिलीवरी के लिए भी ये बनाए गए थे उपकेंद्र यहाँ पर। बुलंदशहर जाना पड़ता है। ये सारा ये खंडर पड़ा है, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये गाँव के लोग ही बांध देते हैं गाय भैंसे भी? हाँ जी, गाँव के बांध देते हैं, जब खाली पड़ा तो बांध देते हैं। कागज पर तो सब चंगासी है। बुलंदशहर में 8 पीएचसी हैं और 13 सीएचसी हैं और 160 उपकेंद्र भी हैं। अगर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों की ये हालत होगी तो जेब में बीमा कार्ड रखने का क्या होगा? लोगों को जब अस्पताल ही नहीं मिलेगा तो वो बीमा कार्ड से इलाज कहाँ कराएंगे? बुलंदशहर से समीर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी चर्चाओं में ऐसी खबरें अब गायब होने लगी हैं क्योंकि ये देखने वालों में उत्तेजना पैदा नहीं करती है। यही कारण है कि पत्रकार राह चलते लोगों से बात करने लगते हैं और उनकी रोचक बातें आपको बहुत लुभाती हैं। इसमें एक फर्क नोट कीजिएगा। आपको लगेगा कि आप लोकेशन से रिपोर्ट देख रहे हैं, मगर लोकेशन से भी लोकेशन गायब है। जैसे आम आदमी बहुत गुस्से में या रोचकता के साथ बता रहा है कि अस्पताल, स्कूल की हालत बहुत खराब है, यहां कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन जगहों पर पत्रकार नहीं जाता। इस तरह से लोकेशन में से लोकेशन माइनस कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग देख रहे हैं। आगरा में धनौली अजीजपुर के लोग 114 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी शिकायत यह है कि 2 किलोमीटर लंबी सड़क नाले में बदल गई। नाले का पानी निकलता ही नहीं, इसलिए लोग अब बीमार पड़ने लगे। अब क्या ये ऐसी समस्या है जो स्थानीय अधिकारी अपने स्तर पर नहीं ठीक कर सकते थे? क्या जिन अधिकारियों के तहत ये इलाका आता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं? चौधरी प्रेम सिंह ने नसीम से कहा कि इस इलाके में कोई वोट के लिए भी प्रचार करने नहीं आ रहा, ना कोई वादा कर रहा है। भारत में 100 टेंशनों के अलावा एक अतिरिक्त टेंशन यह भी है कि शादी के रिश्ते के लिए अगुआ या बरतुहार नहीं आता है।
अंजेश गिरी कह रहे हैं कि रोड नहीं बनेगा तो चोटी कटवा लूंगा और शादी नहीं करूंगा। इतनी बड़ी कुर्बानी, क्या अमृतकाल का भारत एक सड़क के लिए इतने योग्य वर्ग को गंवा सकता है? तुरंत ही सड़क बन जानी चाहिए। वंदे भारत माता की। मैंने करीब 2 वर्ष पहले ये प्रतिज्ञा ली थी। 2 प्रतिज्ञाएं मैंने ली थी। पहली प्रतिज्ञा ये थी कि ये मैं जो शिखा है ये तब तक नहीं बांधूंगा जब तक ये नाला नहीं बन जाता, और दूसरा इस नालों की वजह से, इस गंदगी की वजह से मैं ब्रह्मचारी हूँ, अभी तक मैंने विवाह नहीं किया है, और ये रोड जब तक नहीं बन जाता, ये समस्या निजात नहीं मिल जाती, तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। हमारे बच्चे की शादी यहाँ पर नहीं हुई थी। हमारे बच्चे की शादी की नहीं कर दी तो ईदगाह से हुई थी हमारे लड़के की शादी। अब शादी भी हो गई है तो बहू भी नहीं आ रही है। जो करिए नाले में क्या करेंगे, गंदे नब्बा में पानी भर रहा है, कहाँ से हम भी करेंगे करेंगे। ये धनौली में विकास की गंगा बह रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और आज हम धरने को, हमारे को 109 दिन हो गए। हम ये चाहते हैं, आपने देख लिया, हमने चुनाव बहिष्कार के मकान बिकाओ के आंकी हो के बहुत से लोग बेच भी गए। इस गंदे पानी की वजह से लड़कों के शादी नहीं हो पा रही हैं, कोई रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, बेटियों की शादी बारात नहीं चढ़ पाती हैं। हमारे आगरा जिला में हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, और भाजपा को तो बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। हमारा तो फिर सीधा है, या तो जो नारा है कि नोटा दबाओ जोरों से और देश बचाओ चोरों से। यूपी के चुनाव में उज्ज्वला की बात नहीं हो रही है, जबकि 2017 के चुनाव में इसकी काफी धूम थी। हर भाषण में उज्ज्वला का उजाला था। इस बार उज्ज्वला अंधेरे में है। गरीबों को सिलेंडर दिया गया ताकि वे खुद को धुआं और उससे होने वाली बीमारी से बचा सकें, लेकिन महंगाई ने उन्हें बीमार कर दिया। उनकी यह हालत कर दी है कि एक बार सिलेंडर खत्म हो रहा है, दोबारा भराने की हालत में नहीं है। मिर्जापुर और बलिया से अजय सिंह, रविश रंजन, इंद्रेश और करुणा सिंधु ने एक रिपोर्ट तैयार कर भेजी है। मिर्जापुर के रमईपट्टी परमापुर इलाके की कलावती की रसोई तक 3 साल पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंच गया। उन्हें लगा कि अब चूल्हे के धुएं से निजात मिल जाएगी, लेकिन महंगाई की आंच इतनी तेज हुई कि गैस सिलेंडर और चूल्हा किचन में शोपीस बनकर रह गया। खाना पुराने चूल्हे पर ही बन रहा है। 3 साल हो गया, जब 7 बार भराए हैं, जब पैसा नहीं है तो कैसे गैस भराई। चूल्हा पर बनाते हैं, लकड़ी ऊपरी पर। अच्छा, इतना महंगाई पे तो कहाँ से भराई, जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से भराई। और लकड़ी ऊपरी पर बनाते हैं। तो लकड़ी ऊपरी पे जब बनाती हैं आप, तो धुआं नहीं लगता? और धुआं लगा तो का करी, धुआं लगा तो का करी, जब ना ही पैसा हो तो करवाई क्या करब हम। मिर्जापुर की ही पक्का पोखरा मोहल्ले की सोनी और रमईपट्टी की जलवा देवी की भी यही कहानी है। सिलेंडर है लेकिन खाली है। कमाई धमाई ना हो तो साहब कहाँ से भराई। काम धंधा लगता ही नहीं बटे। ऐसे ऊपर ही खाना चूल्हा बनावत है, मोल खरीद के बनावत है। तो धुआं और ये सब नहीं लगता आप लोग? अब लागत बा धुआं, कागज सरकार इतना महंगाई करे हैं तो कहाँ से करब। गैस मिले हो गए भैया 2 साल में 4-5 बार 3 बार फ्री दे रहे हैं। और ओकरे बाद में पैसा लगल तो 1000 से बेसी पैसा लगल। अब जब मजबूरी बा कि पैसा नहीं हो सकता, नहीं भरा सकता है, भट्टी पर चूल्हा जलता। बस यही कुल समस्या बा। उज्ज्वला योजना की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी ने जब बलिया में पड़ताल शुरू की तो वहां भी मिर्जापुर जैसे हालात नजर आए। बलिया शहर की बबीता पांडे को भी 3 साल पहले सिलेंडर मिल गया, लेकिन वो रसोई में पड़ा है। चूल्हा लकड़ी कोयले वाला ही जल रहा है। महंगाई की वजह से सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा है उनका, इसीलिए नहीं भरा रहा है। चूल्हा पर बनाते हैं। सिलेंडर महंगा भी हो गया। बस सिलेंडर 1000 रुपया लग रहा है, 600-700 का मिलेगा तो भराते हैं। 1000 कहाँ से लाएंगे, काम नहीं चल रहा है। बलिया की विजय गैस एजेंसी वाले भी बताते हैं कि उज्ज्वला के तहत 3000 गैस कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन 500-600 घरों में सिलेंडर बिल्कुल नहीं भरवाया जा रहा, जबकि कई और घरों में देर से भरवाया जा रहा है। लगभग हमारे यहाँ
3000 उज्ज्वला कनेक्शन है। कुछ महंगाई की वजह से कुछ लोग हैं जो दिक्कत होती है उनको। 3000 में भाई ये नहीं कहा जा सकता है भाई 500-600 कस्टमर तो होंगे ही जिनको दिक्कत हो रही हो। मिर्ज़ापुर जिले में तकरीबन 2,45,600 गैस कनेक्शन बटे और बलिया जिले में भी 1,70,542 कनेक्शन बटे हैं, जिनमें ज़्यादातर की कहानी यही है। ज़्यादातर लोग भरवा नहीं रहे हैं और कुछ जो भरवा रहे हैं वह उसका उपयोग सिर्फ इमरजेंसी में कर रहे हैं। 2019 में सीएजी ने माना कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर भरवाने में कमी आई है। आंकड़ों को देखें तो बीते एक साल यानी अक्टूबर 2020 में घरेलू सिलेंडर की कीमत जहां 632 रुपये थी, वो साल भर के भीतर करीब 937 रुपये हो चुकी है। बीते एक साल में 13 बार सिलेंडर के दामों में फेरबदल हुए हैं। जानकार कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ने और सिलेंडर के लगातार महंगे होने से उज्ज्वला लाभार्थी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गैस नजदीक पाने के मूल 3 कारण हैं। पहला कारण तो गैस का उच्चतम मूल्य होना, दूसरा मूल कारण इसका है सब्सिडी का समाप्त होना और तीसरा मूल कारण है इसका कोरोना महामारी और उससे उपजी बेरोजगारी। ये 3 ऐसे मूल कारण हैं जिसके कारण गरीब किसान मजदूर गैस खरीद नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को और सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन लकड़ी से दूरी तभी गरीबों की बनेगी जब सिलेंडर के दाम कम होंगे। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना जमीन पर उतरी भी और लोगों के घरों तक भी पहुंची, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई ने इस योजना की लौ बुझा कर रख दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस हकीकत से रूबरू होने के बाद इस योजना के लिए क्या कदम उठाती है। मिर्ज़ापुर से इंद्रेश, बलिया से करुणा सिंधु और दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 1 जुलाई 2016 को इसी बलिया से उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। तब सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 599 रुपए था। आज वहां बलिया में 980 रुपए का मिल रहा है। बाकी अलग अलग जगहों में इसके अलग अलग रेट हैं। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री ने कहा कि घर देकर 3 करोड़ गरीबों को लखपति बना दिया इस देश में। लेकिन गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई ताकि वे चूल्हा छोड़कर गैस पर खाना बनाएं। क्या वे इतने गरीब हो गए, उसके बाद भी गरीब होते चले गए कि सिलेंडर खत्म होने के बाद दोबारा नहीं भरा पा रहे हैं। उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए लाई गई। क्या ये गरीब लखपति नहीं हुए या और भी गरीब हो गए? सब्सिडी वाला सिलेंडर पिछले 2 साल से महंगा है, आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसी 3 फरवरी को सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 4 फरवरी 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच 20% महंगा हुआ है। हर दिन हिंदी अखबारों में छप रहा है। अमित शाह अपने भाषणों में दंगों की याद दिला रहे हैं। इसकी जगह अमित शाह को उज्ज्वला की याद दिलानी चाहिए ताकि लोगों को याद आ जाए कि सब्सिडी का सिलेंडर करीब 50% महंगा हो चुका है। उज्ज्वला योजना एक बड़ा सैंपल है यह जानने का कि इसके लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति क्या हुई है, वे लखपति हुए हैं या और गरीब हो गए हैं। आखिर यूपी में क्या ऐसा हुआ है कि 15 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं और सिलेंडर भराने की स्थिति में नहीं है। 22 साल कपड़े की दुकान पे थे, आज देख लीजिए चाय बना रहे हैं, 250 रुपये हम काम कर रहे हैं, 10,000 तनख्वाह पाते थे। क्या खुश रहे हैं सरकार में? नौकरी चली गई सर। 2017 में योगी जी को वोट किया था, ठीक है सर, लेकिन इस बार नहीं करूंगा। उसका रीजन है 2017 में अखिलेश यादव सरकार में एक एसआई की वैकेंसी आई थी जिसको अभी 15-20 दिन पहले क्लियर किया है और इनके शासनकाल में अभी एक एसआई का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट तक नहीं दिए हैं और इसके बाद पता नहीं किसकी सरकार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जैसे बेरोजगारों के साथ क्या होगा। 2017 में यूपी चुनाव के दौरान विज्ञापन छप रहे थे कि 17 महीने में 62 लाख कनेक्शन दे दिए गए हैं। आज बहुत सारे लोग सिलेंडर भराने की हालत में नहीं हैं। सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भराया है और कितने महीने से भराना बंद कर दिया है। टीवी आपको क्या याद दिला रहा है, ध्यान से देखिए और इससे पहले कि आप फिर से भूल जाएं, ब्रेक ले लीजिए।
वित्त मंत्री ने मान लिया कि कोरोना के कारण नौकरी गई और दुनिया भर में गई, लेकिन उन्होंने भारत की जनता को यह नहीं बताया कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में जिनकी नौकरी गई, उन्हें सरकारों ने सीधे खाते में लाखों रुपए भेजे। भारत में क्या कुछ ऐसा हुआ? आज भी रोजगार की हालत लौट कर वापस नहीं आई है जो महामारी से पहले थी, और उस वक्त भी काफी खराब थी। अंबेडकर नगर बस्ती में रहने वाले 53 वर्षीय वसंत मेड़े के घर के बाहर एक बड़ी इमारत की तस्वीर लगी हुई है। शायद इन्होंने सोचा होगा कि भविष्य में वो ऐसी ही किसी इमारत में घर लेंगे, लेकिन 25 साल तक सिलाई का काम करने के बाद कोरोना काल में काम ऐसा बंद हुआ कि 2 साल से वो बेरोजगार हैं। बच्चों के सहारे घर चल रहा है। इस अरसे में इन्होंने नौकरी ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। मैं सब जगह में काम ढूंढा। क्या क्या काम ढूंढा? ये अपना कड़िया काम का, बिगारी, वॉचमैन का है ही नहीं। सब परेशान, मेरे दोस्त लोग भी परेशान हुए। उनको ही नहीं मिला तो मैं भी उनके साथ में सादा बाटला वो 1000 रुपये तक हुआ। हाँ, लाइट बिल इधर है झोपड़पट्टी का कितना हुआ, सोचो। गरीब आदमी ऐसा मर जाएंगे। नहीं है बाबा, काम धंधा है ही नहीं, क्या करेगी। हाँ, सबके पास जाता हूँ, सब जगह में जाता हूँ। बाहर में दोस्त लोग अंधेरी जाके आया, नाला सुपर तक जाके आए, नहीं मिला। नहीं मिला। काम ही ठंडे है, सब हमारी कंपनी बंद है तो क्या करेंगे भाई। ITI में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स मेंटेनेंस यानी ICTSM की पढ़ाई कर चुके आकाश अखाड़े भी बेरोजगार हैं। कई जगहों पर रोजगार की तलाश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। घर पर बैठे बैठे वो अपनी बहन के काम में हाथ बटा रहे हैं। पिता इस दुनिया में नहीं है और माँ घरों में काम करती हैं, जिससे घर चल रहा है। मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरी बहन है। मम्मी घर काम करती है और बहन छोटा मोटा काम करती है, और घर में तो कमाने वाला फिर कोई नहीं है, तो मुझे नौकरी ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन फिर क्या हो रहा है? जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो क्या हो रहा है? नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो वो बोलते कि कॉल करेंगे आपको, पर कॉल करते नहीं है, वैकेंसी नहीं है। फिर बोलते वैकेंसी फुल हो गया है, कल आना, परसों आना, ऐसे बहाने देते, फिर नहीं मिलता जॉब। बहुत जन बोलते कि मेरे को भी जॉब ढूंढ, पर मैं सामने से बोलता कि मेरे को ही जॉब ढूंढ ले, कि जॉब मिलता नहीं, किसी को भी नहीं मिलता जल्दी से। कोरोना के बाद बेरोजगारी का असर महिलाओं पर पड़ा है, खासतौर पर उन महिलाओं पर जो घरों से छोटे मोटे काम करती थी। नर्मदा निकम छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन कोरोना के बाद सब बंद है। कई और जगहों पर काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पैसे नहीं होने की वजह से बार बार कर्ज लेने को ये मजबूर हैं। नहीं चलता है था। कितना तो मैंने कर्जा लिया 2-3 बार। वो मैंने मतलब पहले निकाला था, मतलब अपने से भरा जाता है कि नहीं जाता है करके 15,000 लिया था पहला, बाद में 35,000 और 50,000 का वो तो चल रहा है अभी। 3 फरवरी के CMI के आंकड़े बेरोजगारी का हाल बताते हैं। देश की बेरोजगारी दर 6.7% है, जबकि शहरी इलाकों में ये 7.9% है और ग्रामीण इलाकों में 6.1% है। इससे सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी है, जो काम ढूंढ कर थक चुका है। जिन बस्तियों में सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, वहीं पर लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। चुनाव के समय नेताओं की ओर से यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, और इसीलिए तमाम प्रतिभा होने के बावजूद ये लोग परेशान हैं और इनके सुनने वाला कोई नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।